dear students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 8, which is about light. So today students, we have to discuss a form of energy which is light, which makes all the objects around us visible to us. Okay, so let's begin our chapter. We have to discuss the various concept of light today. See, when we enter a dark room, we cannot see anything even though we keep our eyes open. But as soon as we switch on a bulb or a tube light, every object in the room becomes visible to us. So why? The bulb of the tube light gives out an invisible energy called light. When this light falls on the object in the room, it reflects back from their surfaces. When this reflected light enters our eyes, the eyes sense it and send a message to the brain. The brain converts the message into the images of the object. Thus, we can see things around us only in the presence of light. Light is a form of energy that produces the sensation of vision. So, student, लाइट क्या है कि आपने यूजुअली ऑब्जर्व करोगे जब भी किसी आप डार्क रूम में एंटर करते हो तो वहाँ सारी चीज़ें जो भी रखी हैं आपको तब तक विजिबल नहीं होती हैं जब तक आप वहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट को ऑपरेट नहीं करते, सच एज ट्यूब लाइट और बल्ब, एनीथिंग. ठीक है, उनसे फिर जो लाइट रेज निकलती हैं वो लाइट रेज निकलने के बाद वहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट के सरफेसेस पे स्ट्राइक करती हैं. स्ट्राइक करके दे फॉल, रिटर्न, ठीक है ना, वो रिटर्न में वापस आती हैं, रिटर्न बैक एंड गेट एंटर इनटू आवर आइज. हमारी आइज में एंटर करती हैं. हमारी आइज उन लाइट रेज को सेंस करके एक मैसेज हमारे ब्रेन तक फिर भेजती हैं. ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को एनालाइज करता है और फिर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है. तब जाके हमको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विजिबल होता है. दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको जो विजिबल है वो किसके थ्रू है, एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट की वजह से है. तो लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सो स्टूडेंट, जब आप किसी एक मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज दिखती है. एक्चुअल में वो इमेज जो आपको दिख रही है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली. सी, the only way we can look at our own faces is by looking at the mirror. If there is no mirror, we can use a shiny metal surface. We can catch a glimpse of ourselves from the calm surface of water. When light falls on an object, the following things may happen to the light. It may be absorbed. It may come back to the same medium. The light may be reflected. It may be transmitted. The transmitted rays gives rise to the phenomena. So, सिर्फ एक अकेला ऐसा वेज जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इमेजेस को देख सकते हैं या फिर हम अपने फेस को देख पाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, लाइट ओनली. ठीक है, या फिर मिरर. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो या किसी शाइनी मेटल सरफेस पे आप अपने फेस को देखने की कोशिश करते हो या आपको अपने फेस का एक थोड़ा बहुत ग्लिम्स जो है वो अंडर द वाटर या ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आपको देखने को मिल सकता है. सो अब होता क्या है कि लाइट में कुछ फिनोमिना होते हैं जब वो किसी एक सोर्स से निकलकर किसी एक ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है. क्या क्या, या तो बेटा वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है लाइट रेज, या वो सेम मीडियम में वापस आ सकती है, या रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, या ट्रांसमिट हो सकती है. अब ये ट्रांसमिटेड रेज ही होती हैं लाइट की जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना निकलता है. So, mirror known as refraction. If most of the incident light after interacting with the boundary separating the two medium comes back in the same medium, the phenomena is called reflection and the boundary is called as a reflector or the reflecting surface. Hence, bouncing back of light after striking the surface in the same medium is called reflection. So, light rays को travel करने के लिए medium की requirement होती है. जब light rays किसी एक source से निकलकर आगे चलती हैं, मीडियम में ट्रैवल करती हैं और जब वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक होता है तो क्या होती है, लाइट रेज वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे ट्रेस होती हैं. ठीक है, इन द सेम मीडियम, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, वो जो सरफेस है जहाँ पे उसे स्ट्राइक किया उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाएगा. ठीक है, जिस बाउंड्री से वो वापस आ गई वो रिफ्लेक्टर कहा जाएगा. और द प्रोसेस इज नोन एज, द होल फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
अब रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में डिफरेंस अगर हम पढ़ें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब रेज ऑफ लाइट किसी स्मूथ, किसी प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद वापस आती हैं, बाउंस बैक होती है, वो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन जब रेज ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे ना स्ट्राइक होकर किसी रफ सरफेस पे, कोई अनइवन सरफेस पे स्ट्राइक होकर बाउंस बैक होती है, दैट इज नोन एज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सी, light is reflected on all surfaces, however we are not able to see an image in all of them. We can see images of object only from highly polished surface such as mirror. This is because the polished surface reflects the entire light in one direction, whereas a rough surface reflects a parallel beam of light in various डायरेक्शंस। सो क्या होता है कि लाइट ऑलमोस्ट हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन आपको हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली लाइट विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस कब दिखती है? जब लाइट रेज किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक होती हैं, जैसे कि मिरर। ठीक, क्यों? क्योंकि एक हाईली पॉलिश सरफेस जो होता है वो पूरी की पूरी जो लाइट रेज थी उनको क्या सेम डायरेक्शन में पैरेलली क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है। जबकि जो एक रफ सरफेस होगा वो भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, लेकिन वेरियस डायरेक्शन में। सी, दे हैव शोन यू द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये थी सारी इंसिडेंट रेज, यानी कि वो रेज ऑफ लाइट जो किसी एक सोर्स से निकलकर बाहर आई, वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपका सरफेस है, जो आपकी रेगुलर सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे स्ट्राइक होकर ये सभी बाउंस बैक हो गई, वापस आ गई। ठीक है, और आप देखो कि बिल्कुल क्या स्मूथ सरफेस होने की वजह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक हुआ और पैरेलल बीम ऑफ लाइट है क्या हुआ? रिफ्लेक्ट बैक हुआ। दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन दिस इज इरेगुलर। यहाँ पे जो सरफेस है ये आपका स्मूथ सरफेस नहीं है, ये एक रफ सरफेस है, एक अनइवन सरफेस है। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंटली आई थी वो क्या हो रही है? वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, लेकिन इन डिफरेंट डायरेक्शन, पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं। ठीक है, सो द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस बाउंसेस बैक फ्रॉम इट एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। लेकिन द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम on striking a rough surface such as cardboard gets reflected in various directions on the same medium is called irregular or diffuse reflection of light. तो जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी एक स्मूथ सरफेस को, मतलब एक मीडियम में ट्रैवल करके एक स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट बैक भी पैरेलली ही होगा, ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। लेकिन जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी एक इररेगुलर सरफेस पे स्ट्राइक होकर क्या होगा? इररेगुलरली डिफ्यूज हो जाएगा इन वेरियस डायरेक्शन, दैट इज नोन एज irregular or diffuse reflection of light. Now we are having some laws of reflection. Laws of reflection, अभी हमने पढ़ा कि जब लाइट रेज किसी प्लेन स्मूथ सरफेस पे क्या करती है? स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लेकिन वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ सर्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। एक्चुअल में क्या है? सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस और अंडरस्टैंड दिस इमेज। सी, ये क्या है? मिरर है। मिरर क्या है? यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब किसी सोर्स ऑफ लाइट से क्या हुई? एक इंसिडेंट रे आई। व्हाट डू वी मीन बाय इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकल कर आगे ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ कि वो एक मिरर बेस्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने के बाद क्या हो करेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो बाउंस बैक करेगी। ठीक है, वो बाउंस बैक करेगी, तो बाउंस बैक करने के बाद अब जो रे बाहर निकल कर आएगी दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो स्ट्राइक करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, स्ट्राइक करने के बाद जो बाहर निकलती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। सी, दिस इज द इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। उस इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल रे बोला जाता है। ठीक है, फिर ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है, इनके बीच का जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। And the angle which is there between normal ray and reflected ray, normal ray और reflected ray के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, which is represented like this. ठीक है, चलो, so these are the basic terms related to reflection of light. Now what are the laws of reflection? Laws of reflection ये कहते हैं कि ये जो angle of incidence होता है ना, the angle of, the first law of reflection is what? The angle of incidence is equals to angle of
रिफ्लेक्शन। ओके, ये जो इंसिडेंस वाला एंगल होता है, यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाती है। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट दिस इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी क्या करती है, सेम प्लेन पर लाई करती हैं। द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन सरफेस। ठीक है, these are the two laws of reflection of light. See, when a ray of light falls on a plain smooth surface, it is reflected in the same medium in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. पहला law यही है कि angle of incidence angle of reflection के इक्वल होता है। सेकेंड है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलो, सो द रे विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वो रे जो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे विच रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। वो रे जो क्या सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है, क्या करने के बाद, रिफ्लेक्शन करने के बाद, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, इंसिडेंट रे जब फॉल करती है तो उस पॉइंट को, ये पॉइंट पे जहां इंसिडेंट रे फॉल करी, इस पॉइंट पे करी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। ठीक है, चलो, नाउ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द नॉर्मल रे। ठीक, चलो, नाउ the angle formed by the incident ray in the normal is called the angle of incidence. It is denoted like this angle I. ठीक है, तो इंसिडेंट रे ये है, ओके, एंड दिस इज नॉर्मल रे, इनके बीच का एंगल ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे इन द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय एंगल आर। और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है ये वाला, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, optical image is real and virtual. So अब real and virtual क्या है? So when we look into a plane mirror, we see our image in the mirror. If we look at an object through a microscope, the object seen is much bigger than its true size. This reproduction of object by light rays after reflection or refraction which differs from its true position is known as an optical image. So जब हम किसी मिरर में देखते हैं तो हमको हमारी खुद की इमेज दिखती है। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म आपको क्या थोड़ा बड़ा साइज में दिखता है ना, उसके ट्रू साइज के कंपैरिजन से। सो ये जो रिप्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट का किसके थ्रू, लाइट रेस के थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो अपनी ट्रू पोजीशन से थोड़ा सा डिफर करता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पे रेज ऑफ लाइट या तो इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट होती हुई दिखती है। ठीक है, तो जो इमेज की ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो क्या है, इमेज पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के वेरियस पॉइंट्स हैं उनकी जो इमेजेस पॉइंट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, इन सब का असेंबल होकर क्या बनती है, इमेज बनती है। इमेजेस दो टाइप के होती हैं, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर reflection or refraction actually converge at a point, the image is said to be real. It can be obtained on a suitably placed screen. It is always inverted. The images of actors on the screen in a cinema hall are an example of real images. So they have given the examples of what, जो आप मूवी थिएटर हॉल में जाते हो और वहाँ पे प्रोजेक्टर्स के थ्रू आपको स्क्रीन पर मूवी देखने को मिलती है, एक्टर्स की इमेजेस मिलती है, ठीक है, दैट दीज आर रियल इमेजेस। एक्चुअल में जब रेज ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। बहुत सारे वेज से रेज ऑफ लाइट आई और जाके वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, उसको वहाँ पे जो इमेज बनेगी दैट इज रियल इमेज। ठीक है, ये इस ऐसी इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनती है, और ठीक है ये हमेशा दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। If the rays do not actually meet after reflection but appear to meet when produced backward, the image is virtual. The virtual image can be photographed but it cannot be taken on a screen. It is an erect image. The image of our face in a plane mirror is an example of virtual image. So, जब जो reflected rays निकलती हैं बाहर, है ना, वो आपको इमर्ज मतलब आगे चल के कॉन्वर्ज होती हुई नहीं दिखती, लेकिन अगर आप उन्हें क्या पीछे क्या करो, स्ट्रेच करके लाओ, एक्सटेंड करके लाओ, और तब जाके वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मर्ज होती हुई दिखती है, उस पर जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये इरेक्ट होती है यानी कि अपराइट सीधी होती है। प्लेन मिरर में जो हमको हमारी खुद की इमेज दिखती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो
नाउ इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट वी हैव टू डिस्कस. सी, so the two laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces. ठीक, they remain same irrespective of the shape of the mirror used. However, the characteristics of the image form may vary depending upon the type of mirror. ओके, सो जो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल है वो दोनों लॉ. ठीक, ये सेम रहते हैं, डजंट मैटर्स किस तरीके का आप किस जो मिरर आप यूज कर रहे हो उसकी शेप कैसी है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उन पे काम करते हैं. सो जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि मिरर कैसा है. मिरर की शेप से इफेक्ट नहीं पड़ता, मिरर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि जो इमेज बन रही है उस मिरर के थ्रू उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, सी, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जो है यानी कि जो आपके घर में यूजुअली आप मिरर यूज करते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर ओनली. ठीक, उसमें जो इमेजेस की फॉर्मेशन होती है उनके क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 1, अपराइट और इरेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो अपराइट या इरेक्ट होती है, यानी कि इन्वर्टेड नहीं होती, कभी भी बिल्कुल सीधी बनती है. ऐसा तो नहीं ना कि हम मिरर के सामने खड़े होते तो हम अपनी इमेज को खुद उल्टा देखते हैं, नहीं, हमेशा अपराइट इमेज बनती है. नेक्स्ट इज व्हाट, साइज. साइज जो है इमेज का प्लेन मिरर पे वो सेम होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है. अगर हमारी हाइट कितनी है तो हम प्लेन मिरर पे जब खुद को देखेंगे तो हमारी इमेज छोटी है, बहुत बड़ी नहीं बनेगी. जितना हमारा साइज है ना, उतना ही सामने का इमेज का भी फॉर्मेशन होगा. डिस्टेंस, जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है, वो इमेज का मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर. अगर हम मिरर के पास जाते जाएंगे तो इमेज हमें और क्लोज लगेगी, और अगर हम मिरर से दूर जाएंगे तो हमें इमेज उतनी दूर बनती हुई दिखेगी. ठीक है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटरल इन्वर्जन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो प्लेन मिरर इमेजेस बनाते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं. दैट मीन्स आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आपको वहाँ पे राइट हैंड अपीयर होता है सामने. सी, दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो. ठीक है, सी, ये है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपको बॉय है, उसने अपना राइट हैंड वो क्या किया है, सामने अपलिफ्ट किया है. लेकिन इमेज में क्या दिख रहा है कि वो लेफ्ट हैंड है जो क्या हुआ है, उनका क्या किया गया, ऊपर किया गया है. लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. लेकिन इमेजेस जो बनती हैं प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड बनती हैं, है ना. सो द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो राइट दिखता है मिरर में, और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो लेफ्ट दिखता है मिरर में, उसको फिनोमिना को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है. इसका कॉमनली एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंसेज होती है जिनमें पेशेंट्स को लेकर जाया जाता है, उसमें वो एम्बुलेंस वर्ड हमेशा जो है ओरिजिनली कैसा उल्टा लिखा हुआ होता है ना. क्यों लिखा होता है कि जो उसके सामने जो भी व्हीकल होगा उसमें जो ड्राइव कर रहा होगा उसको अपने रियर व्यू मिरर में पीछे आने वाली एम्बुलेंस को जब वो देखेगा तो लेटरल इन्वर्जन के थ्रू क्या दिखेगा, सीधा वर्ड मिलेगा एम्बुलेंस, एंड क्या होगा कि वो एम्बुलेंस को वेट दे देगा सो दैट द एम्बुलेंस कैन गो फर्दर. सो एग्जाम्पल है कि प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन जो है इमेज की कहाँ यूज़ करी जाती है, एम्बुलेंस वर्ड जो होता है उसको लिखने में यूज़ करी जाती है ना. जो एम्बुलेंस क्या करती है, पेशेंट्स को कैरी करती है ना हॉस्पिटल तक. इसे क्यों किया जाता है, सो दैट द ड्राइवर्स इन अदर व्हीकल्स अहेड ऑफ द एम्बुलेंस कैन ईजिली स्पॉट द वर्ड एम्बुलेंस क्लियरली इन द रियर व्यू मिरर एंड कैन इमीडिएटली गिव इट द वे. ओके, चलो. And the last characteristic of the image formed by a plane mirror is virtual image. Virtual I told you, ऐसी images जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करी जा सकती हैं, और ऐसी images हमेशा इरेक्ट होती हैं. तो प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि इसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. देयर इज नो एक्चुअल मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइट रेज, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना. तो जो आपकी लाइट रेज है यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, उनका कोई एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं होता है, उनको मीट करवाया जाता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है. सी, लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द नेचुरल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर. तो आपसे बोल रहे हैं क्या कि पहले हम इमेज जो फॉर्मेशन होता है उसका हम नेचुरल पोजीशन प्लेन मिरर से एक बार पढ़ ले. सो लेट एम डैश रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो एम डैश क्या है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, एक प्लेन मिरर का. ओ भी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट शोन एज इन द फिगर. ओ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो उस मिरर के सामने रखा हुआ है. ओ एन बी द इंसिडेंट रे ऑन द मिरर. ओ एन क्या है, इंसिडेंट रे है. ठीक है, एंड कौन से पॉइंट पे, एन पॉइंट पे, यानी कि एन क्या है आपका
इंसिडेंस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेट इट बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग एन आर, ठीक है। फिर इसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर किस में जाएगा, आपका एन आर में जाएगा, ठीक है। ऐसे होके ऐसे कुछ जाया जाएगा, ठीक। सो हेयर एन एन इज अ नॉर्मल, एन एन क्या है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल रे बनाई गई है, किससे बनाई गई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। एंगल ओ एन एन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल एन डैश एन आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर एक और रे है ओ सी, जो आपके नॉर्मली फॉल कर रही है मिरर पे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगे सी ओ और एन आर, वो डाइवर्जेंट रेज हैं, और अगर हम इन दोनों रेज को ऐसे पीछे खींच के ले जाएंगे पीछे की तरफ, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट आई पर। तो दैट मीन्स आई क्या है, वर्चुअल इमेज हो गई उस पॉइंट ओ पर। तो अब आप ओ आई को आप मेजर ज्वाइन कर दीजिए और फिर ओ सी और सी आई को मेजर कीजिए, तो आपको दिखेगा कि दोनों ही जो रेज है वो इक्वल है। दैट मीन्स वो लाइन जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो परपेंडिकुलर पड़ रही है उन रेज को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। तो इमेज क्या होंगी, आपको बहुत पीछे दिखेगी मिरर से, है ना। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत पास है मिरर के, लेकिन इमेज बहुत पीछे दिखेगी। फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है मतलब बिगर ऑब्जेक्ट, उसको क्या माना जाता है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो छोटा सा हो गया, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप क्या दे सकते हो कि जब बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, वहाँ पे आप कह सकते हो कि वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो क्या है, कलेक्शन है इमेज पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेरियस पॉइंट्स को कॉरेस्पॉन्ड करके जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनको आप वहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कहते हो। सो इस इमेज के सेम साइज होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। वेयर डू यू थिंक दिस इमेज इज, ऑन द मिरर और बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो ये कहाँ पे होगी, ऑन द मिरर या बिहाइंड द मिरर। सो ये कहाँ पे होती है, आपके मिरर के कहाँ, ऑन द मिरर होती है। चलो नाउ multiple images पे आते हैं। now the concept is of multiple images. so what happens when the image is formed using two mirrors, अगर आप दो मिरर को यूज करके इमेज फॉर्मेशन करते हो तो क्या होता है, देखो जब दो प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड सो दैट द टू मिरर्स मेक एन एंगल टू ईच अदर देन मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द मिरर। कुछ इस तरीके से जब आप दो प्लेन मिरर को साइड बाय साइड ऐसे ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो दोनों मिरर्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे इंक्लाइंड होके एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारी इमेजेस फिर बनती हुई दिखती हैं। ये क्यों होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है उन दोनों ही प्लेन मिरर्स के बीच में, इस वजह से। तो द नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो डिपेंड करेंगी कि जो एंगल बन रहा है किसके, उन दोनों मिरर्स के बीच में। एंड चेंजेस ईच टाइम द एंगल इज चेंज, ठीक है। जितनी बार आप एंगल चेंज करोगे उतनी बार इमेजेस चेंज हो जाती हैं। तो दोनों मिरर जो प्लेन मिरर्स आपने एक दूसरे पे इंक्लाइन करके रखे हैं, है ना, एडजॉइन करके रखे हैं, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकाला जा सकता है, 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर, ठीक है। तो 360 तो आपका हो गया आपका कंप्लीट एंगल, देन कितना एंगल है दोनों मिरर्स के बीच में उससे आप डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर गोइंग टू फॉर्म्ड। So let us now find out the number of images formed when two plane mirrors are kept parallel to each other at a distance. यानी कि जब दो प्लेन मिरर्स को आपने एक दूसरे के क्या रखा है, पैरेलल रखा है, तो कितने बनते हैं। तो ये चीज़ जाननी है कि एंगल जो है दोनों पैरेलल मिरर के बीच में कितने का होना चाहिए, 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या एप्लीकेशन। सबसे पहले है कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप क्या है, सी यू माइट हैव प्लेड विद अ कैलाइडोस्कोप एंड बी अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय इट। अ कैलाइडोस्कोप इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स केप्ट जॉइंट टू ईच अदर एट फिक्स एंगल, ठीक है। सो आपने देखा होगा, यूजुअली आप बचपन में कभी कैलाइडोस्कोप से खेले होंगे और आपने देखा होगा वहाँ पे अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल और मल्टीपल इमेजेस बनती है कलरफुल पैटर्न में, ठीक है। सो कैलाइडोस्कोप क्या है, एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत ही इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है ना। उनमें क्या है, अंदर जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या रखे होते हैं, जॉइंटली रखे होते हैं एक फिक्स्ड एंगल पर, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप भी एक दूसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, है ना, लेकिन ये ज़्यादातर प्रैक्टिकली इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्यूब है
बेंड ट्वाइस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इट्स ओन एंड, यानी कि अपने दोनों एंड पे कितने पे बेंड रहती है, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड रहती है। ठीक है, चलो सो इसमें क्या है, दो प्लेन मिरर्स जो है वो फिट किए जाते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, या कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट हाइट पे हैं फ्रॉम दैट ऑफ द व्यूअर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट हाइट पे हैं, तो उनको व्यू करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जो रेज ऑफ लाइट है जो एक ऑब्जेक्ट से ट्रैवल कर रही हैं, वो क्या पहले मिरर पे फॉल होती हुई दिखती है, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके क्या सेकंड मिरर पे जाती हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सेकंड मिरर से वो जाती है फिर ऑब्जर्वर के आईज के अंदर, तब जाके उस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट क्या है, सनलाइट आपकी वाइट और कलर्ड। सी सनलाइट क्या है, बहुत सारे कलर्स की बनी है, लेकिन 7 ब्रॉड मेन कलर्स होते हैं जिससे सनलाइट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। तो आप इसे विबग्योर कह सकते हो। तो ऑर्डिनरी क्या है, आप इन सभी कलर्स को इंडिविजुअली नहीं देख पाते हो नॉर्मली, है ना, लेकिन थ्रू अ प्लेन ग्लास अगर आप इन कलर्स को मतलब, लेकिन जब आप क्या प्लेन मिरर ग्लास के थ्रू भी आपको ये जो कलर्स है वो सेपरेटली नहीं दिखते, लेकिन जब आप इन्हें प्रिज्म के थ्रू देखोगे तो आपको 7 डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं, है ना, व्हेन द सनलाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक, देखो नाउ व्हाट डज अ प्रिज्म डू टू लाइट। अब ये ग्लास प्रिज्म क्या करता है सनलाइट के साथ, कि हमको जब हम सनलाइट को ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो उसमें ये 7 डिफरेंट कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारे अपीयर होते हुए दिखते हैं। ठीक, देखो तो जो 7 कलर्स हैं वाइट लाइट के, वो अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं, सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं एयर में। बाकी सब मटेरियल्स में वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो जब ये वाइट लाइट या सनलाइट किसी ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होती है ना, और एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक होती है, तो इससे जो पाथ है वो वाइट स्क्रीन के थ्रू स्टॉप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक रेंज ऑफ कलर्स, यानी कि ये 7 कलर्स का जो एक बैंड है विच इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वो हमें देखने को मिलता है स्क्रीन पर, है ना। जैसे ही जो लाइट है प्रिज्म के थ्रू पास करेगी वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि मीडियम जो है चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज होने से क्या होता है, जितने भी कलर्स हैं वो सेम एक्सटेंट तक बेंड नहीं होते हैं, है ना, और बेंड ना होने की वजह से आपको वो सारे आगे चलकर डिस्पर्स होते हुए दिखते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर होता है, सबसे ज़्यादा बेंड होता है, और रेड कलर सबसे लीस्टली बेंड होता है। डिफरेंट कलर्स रेड कम आउट ऑफ द प्रिज्म अलॉन्ग विद देयर ओन पाथ। फिर आपको दिखेगा कि प्रिज्म से कितने 7 डिफरेंट कलर्स अपने अपने ओरिजिनल पाथ पे आपको बाहर आते हुए दिखेंगे। सो जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमें क्या दिखाता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखाता है, जिसमें रेड कलर से स्टार्ट होकर वो कहा जाता है, उसके ऊपर ऑरेंज, फिर येलो, फिर वॉयलेट लाइट जो होती है सबसे बॉटम में होती है। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग है, यानी कि जो वाइट लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। वाइट लाइट कैन बी और सनलाइट ऑल्सो, और स्प्लिट होकर क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइक दिस, सी ये वाइट लाइट थी, ये ग्लास का प्रिज्म था, इससे पास होने के बाद ये बेंड होकर आपको यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं जो कि आपको रेनबो में भी फॉर्मेशन में दिखते हैं। ठीक है, चलो सो एयर डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्लिटिंग सनलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दैट इज व्हाई सनलाइट डज नॉट अपीयर टू बी कलर। एयर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो सन की लाइट को स्प्लिट करके उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हमको दिखाए। इसीलिए जब सनलाइट एयर के थ्रू, एयर एज अ मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो आपको वो कलर्ड नहीं दिखती, वो आपको कैसी दिखती है, वाइट लाइट दिखती है। ठीक है, नाउ डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड द रेनबो। लाइट का डिस्पर्जन और रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो हमें पढ़ना है। सी रेनबो क्या है, ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइट के डिस्पर्शन का। रेनबो कैसे होता है, देखो आफ्टर अ रेन शॉवर देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। द रेनबो इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना। इट अपीयर्स इन द स्काई व्हेन रेन एंड सनशाइन अकर साइमल्टेनियसली। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आर। सी रेनबो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, लेकिन होता कैसे है कि जब आपने देखा है कि जब रेनफॉल होता है, शॉवर होता है, उसके बाद जब सनलाइट इमीडिएटली आ जाती है, सन बाहर आता है, तो सन की जो रेज है, सनलाइट है, वो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं आफ्टर द रेनफॉल, उसके थ्रू जब वो सनलाइट पास होती हैं तो वहाँ पर वो रेन की जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, और उसके थ्रू पास होने पे क्या होती है, सनलाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तब जाके आपको वो 7 कलर्स का बैंड यानी कि रेनबो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
यूजुअली ये तभी होगा, स्काई में आपको रेनबो तभी अपीयर होता है जब आपका रेन और जो सनशाइन है वो दोनों एक साथ ही अकर होती है। अब कुछ कंडीशंस हैं रेनबो की फॉर्मेशन के लिए। पहली क्या है, द सन एंड द रेन मस्ट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। सन और रेन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। सन क्या होना चाहिए, स्काई में थोड़ा सा लो होना चाहिए, और जो ऑब्जर्वर है उनके क्या होना चाहिए, सन की तरफ बैक होनी चाहिए, तब जाके आपको रेनबो देखने को मिलेगा। चलो, नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक द ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट। ह्यूमन आई क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स वी हैव टू डिस्कस। सो हमें पता है कि आवर आईज आर एट वर्क फ्रॉम द मोमेंट वी ओपन देम अप टू द मोमेंट वी क्लोज देम टू गो टू स्लीप। They take in lots of information about the world around us. They send the pictorial information to our brain for processing so that the brain can inform us with what is going in our surrounding. ठीक है, so क्या सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद से जब अपने आइज़ को ओपन करते हैं और रात को सोने तक जब अपने आइज़ को क्लोज करते हैं, पूरे दिन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आइज़ हमारी कलेक्ट करती हैं। ये आइज़ ही हैं जो बाहर से सभी आपकी लाइट रेज को कलेक्ट करके किसके पास, हमारे ब्रेन के पास पिक्टोरल इन्फॉर्मेशन भेजती है। ब्रेन इसको एनालाइज करके इमेज का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आइज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमें क्या, हमारी इमेज की फॉर्मेशन में। ठीक है, so when you look at your eyes into the mirror, then you see a white part of the eyeball which is known as sclera. तो जब आपने कभी देखा होगा या अपनी मिरर में देखोगे तो मिरर में अपनी आईज को बहुत क्लोजली जाकर देखना, तो एक वाइट कलर का पार्ट होता है आई बॉल का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। सी दे हैव शोन इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज योर स्क्लेरा पार्ट। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या है, स्क्लेरा एक टफ आउटर कवरिंग कोटिंग है आई की, है ना। फिर उसके बाद द थिन पिंक थ्रेड लाइक ट्यूब्स नोन एज ब्लड वेसल्स विच डिलीवर द ब्लड टू द स्क्लेरा। फिर आप देखोगे पिंक कलर की छोटी छोटी सी आपको क्या वेसल्स सी दिखेंगी, ट्यूब सी दिखती है इसके अंदर पिंक कलर की। ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस स्क्लेरा को ब्लड की सप्लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग है जो हमारी आई का कलर्ड वाला पार्ट कवर करती है, और कॉर्निया के थ्रू ही हमारी आईज के अंदर सबसे पहले लाइट एंटर करती है। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। आइरिस कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है आपका, आइरिस होता है। आइरिस कलर्ड वाला पार्ट, आपने देखा होगा सेंटर में क्या है, कलर्ड वाला पार्ट है, किसी का ब्लैक किसी का ब्राउन, है ना, दैट इज नोन एज आइरिस। ओके, सो आइरिस के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो क्या कंट्रोल करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं कि हमारी आइज के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, है ना। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग द होल इन इट सेंटर, दिस इज नोन एज अ प्यूपिल। ठीक है, फिर क्या मतलब आइरिस के अंदर ही एक छोटा सा होल होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं। इसी प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज एंटर करती हैं, लेकिन अब ये प्यूपिल की ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कौन, हमारा आइरिस वाला पार्ट। तभी जाके ये चीज़ डिसाइड होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी और कितनी नहीं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ठीक है, आइरिस के सेंटर में एक ब्लैक कलर का सर्कल होता है जिसको आप आइरिस बोलते हो, सॉरी प्यूपिल बोलते हो। ठीक है, और क्या इसी के थ्रू जो है लाइट हमारे आइज में एंटर करती है। Whether eyes are suddenly exposed to very bright light, it causes slight pain in our eyes and we close our eyes. This happens because the pupil dilates or widens in dim light, and so when the eyes are exposed to bright light, the pupil tries to contract to protect the eyes from the getting damaged due to bright light, this causing pain in your eyes as the muscles have to put in extra effort to narrow the size of the pupil. At night the pupil gets larger and lets much more light in for us to सी क्लियरली। सो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में जाते हो तो आपकी जो आइज़ है सडनली क्या होने लगती है, उसमें थोड़ा सा पेन फील होने लगता है। क्यों, क्योंकि हमारी आइज़ में इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट अगर एकदम से एंटर करती है, हम डिम या फिर एक डार्क रूम में तो एकदम से जब बहुत ब्राइट कलर में कहीं जाते हैं, ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो हमारी आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है क्योंकि मसल्स को ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है उस प्यूपिल के साइज़ को क्या करने के लिए, कम करने के, सो दैट बाहर से कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करे और हमारी आइज़ क्या ना हो, डैमेज ना हो। फिर जब आप बहुत ब्राइट लाइट से एकदम से डिम रूम में जाते हो जहाँ पे लाइट बहुत कम है, तो फिर आपको आपकी मसल्स को क्या करना पड़ता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करना पड़ता है सो दैट आपके प्यूपिल का साइज क्या हो, ब्रॉड हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आइज़ के अंदर एंटर कर सके। यूजुअली ये नाइट टाइम में हमारा अपने आप प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि रात में अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो लाइट रेज को ज़्यादा एंटर करना ज़रूरी होता है सो दैट द इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है,
तो जब एक बार आपकी जो लाइट है, लाइट रेज प्यूपल के अंदर एंटर करती हैं, फिर वो जाती है लेंस के पास। लेंस कहाँ होता है? लेंस होता है आइरिस के पीछे, है ना। कैसा है? बहुत ही क्लियर, बिल्कुल साफ क्रिस्टलाइन लेंस है। इस लेंस का फंक्शन होता है कि टू फोकस लाइट रेज ऑन द बैक ऑफ द आई बॉल नोन एज रेटिना। आई बॉल के पीछे एक स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे सारी लाइट रेज को फोकस करके ले जाने का काम होता है हमारे इस क्रिस्टलाइन लेंस का, ठीक। तो जो लाइट है वो इस पावरफुल लेंस के थ्रू क्या पास होती है, जो क्या करता है, इमेजेस को फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज रेटिना। नाउ व्हाट इज रेटिना? रेटिना इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो हमारी आई में बिल्कुल पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। सी दिस इज रेटिना, बिल्कुल पीछे आई बॉल में जो पीछे वाली जो स्क्रीन है इसको बोला जाता है रेटिना, ठीक। नाउ इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, जो कि सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स लाइट। कोन सेल्स किसके टुवर्ड्स सेंसिटिव होता है? कलर्स के टुवर्ड, और रॉड सेल्स होते हैं लाइट की इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। रॉड सेल का काम होता है कि वो हमें डिम लाइट में भी देखने में हेल्पफुल करता है, और कोन सेल्स का काम है कि आप जो डिफरेंट कलर्स देख पाते हो, है ना, वो किसकी वजह से? कोन सेल्स के थ्रू, ठीक है। चलो नाउ रेटिना क्या करता है? सभी लाइट रेस को जो मतलब आई ने रिसीव करी है उनको मतलब लेकर कहाँ जाता है? उनको नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और फिर हमारा जो ब्रेन है तभी इन्हीं नर्व सिग्नल्स को समझकर आईज के थ्रू आने वाली लाइट रेस का इमेज फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? ये बंडल है मिलियन ऑफ नर्व्स का बंडल है, जो एक साथ ही क्या कलेक्टिवली क्या करती हैं? आई से आईवी इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर जाती है? ब्रेन के पास लेकर जाती हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में। फिर उस पर क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है जो ऑप्टिकल मैसेज आया है। फिर क्या ब्रेन ही है जो हमारे पूरे वर्ल्ड को क्या हमें दिखाने में हेल्पफुल होता है, बिकॉज व्हाट वी सी विद आवर आइज इज अपसाइड डाउन, यानी कि आइज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई होती है अगर उसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनती तो आपको ऑब्जेक्ट उल्टा दिखता, लेकिन ब्रेन क्या करता है? नर्व सिग्नल्स को क्या करता है? सीधा करता है, तब जाके आपको हर एक ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो उल्टा रखा हुआ मिलेगा, इमेजेस आपको उसकी उल्टी बनेंगी, और अगर सीधा है तो सीधी दिखेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या है? देखो आई लेंस जो होता है वो सस्पेंडेड है, अभी बताया हमने क्रिस्टलाइन लेंस होता है प्रेजेंट, वो सस्पेंडेड है हमारी आई में बहुत सारे फाइबर्स के थ्रू। ये फाइबर्स क्या है? एक मसल से अटैच्ड होते हैं जिनको हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? हमारी आई लेंस की शेप को चेंज करते हैं। तो ये जो लेंस है ये शेप जो मतलब हमारे लेंस के अंदर आईज के अंदर जो लेंस है उनको चेंज करते हैं इसकी शेप को फ्रॉम द टाइम वी सी अ फार प्लेस ऑब्जेक्ट और क्लोज बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जब किसी एक फार दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस हिसाब से आपके आई लेंस की शेप को क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करना पड़ता है, और इस काम को करने का काम किसका होता है? सीलियरी मसल्स का होता है। यानी कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि बहुत क्लोज रखा है आपके पास, तो लेंस क्या होता है? थोड़ा सा थिक हो जाता है, सो दैट इमेज करेक्टली फॉर्म हो रेटिना पर। लेकिन जब आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो बहुत दूर रखा है, तो लेंस को क्या थोड़ा सा थिन होना पड़ता है। तो ये कब थिन होगा, कब थिक होगा, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सीलियरी मसल्स। Next is blind spot. Least sensitive point is known as the blind spot. The optic nerve receive all the signals created in the eye and transfer them to the brain to be processed. There are no rod and cones at the point where optic nerves leave the eyeball to go to the brain. देखो सबसे least sensitive point जो होता है उसको हम blind spot कहते हैं। एक्चुअल में जो सीलियरी मसल्स है वो हमारी आई बॉल के अंदर एंटर्ड है ना, सॉरी ऑप्टिक नर्व्स हमारी आई बॉल के अंदर एंटर है, और उस आई बॉल से सभी सिग्नल्स को रिसीव करके वो कहाँ लेकर जाती हैं? ब्रेन के पास लेकर जाती हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट में, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के अंदर एंटर करती हैं, है ना, और रेटिना से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई लाइट रेस फॉल हो रही है उस होल पर, दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। सो इफ एनी इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस part of the retina, then no signal is sent to the brain and any image formed at this point is not visible, है ना। अगर कोई लाइट रेज इस पॉइंट पे, रेटिना के इस पॉइंट पे फॉल करती हैं तो क्या नहीं होता? वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं ब्रेन तक भेजा जाता, यानी कि वहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। और क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई कहते हैं, है ना। द रीजन वी डू नॉट नो ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट एट एवरी मोमेंट इज सिंपली बिकॉज द ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली कंप्यूटिंग टू फिल द मिसिंग इन्फॉर्मेशन विद एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग रेटिनल information. So
दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट। देखो यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व्स है जो आपके इस पूरी आई बॉल के अंदर एंटर कर रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी कम टू केयर ऑफ आवर आइज। अब हमें पता है कि भाई आइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी लाइट रेज एंटर करती है, ब्रेन तक जाती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वी हैव टू टेक द अटमोस्ट केयर ऑफ दीज आइज ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। नंबर 1 कैसे कि वी शुड नॉट रीड और वर्क इन डिम और ब्राइट लाइट। बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा डिम लाइट में हमको ना तो पढ़ाई करनी चाहिए ना कुछ रीड करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट लाइट। क्या होता है, इन जब लाइट प्रॉपर नहीं होती है तो उससे हमारी आइज पर स्ट्रेन आता है, उससे हेडेक भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है दैट ऑफ अ पावरफुल लैम्प और अ लेजर कैन इंजर द रेटिना। ठीक है, कोई पावरफुल लैम्प है, लेजर लाइट है, इससे आपके रेटिना को इंजरी हो सकती है। सन या कोई पावरफुल लाइट की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, है ना ही कोई बिल्डिंग मशीन जब होती है उसकी तरफ भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। और नेवर रब योर आइज इफ समथिंग गेट्स इनटू द आई, फॉर इट वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर। इफ यू फील नो इम्प्रूवमेंट कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, अगर कुछ चीज़ आपके आँख के अंदर एंटर हो जाए तो आपको उसे रब नहीं करना है, आपको उसे साफ पानी से क्या वॉश करने की कोशिश करनी है। तब भी प्रॉब्लम है देन वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट है हमें अपनी आइज को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए विद क्लीन वाटर। नेक्स्ट इज डू नॉट रीड वाइल ट्रैवलिंग, इट कॉजेज आई स्ट्रेन। ट्रैवल करते वक्त हमको कभी भी कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, उससे आई स्ट्रेन पड़ता है ना। हमेशा हमें एक विजन का नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लोज बुक्स को बुक्स को बहुत ज़्यादा आइज के क्लोज रख के नहीं पढ़ना चाहिए, उसको थोड़ा दूर भी नहीं ज़्यादा रखना चाहिए। एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है विच वी शुड मेंटेन वाइल रीडिंग द बुक। ठीक है, एंड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो कॉन्टीन्यूसली नहीं करना चाहिए, आई स्ट्रेन होता है, आइज वीक हो सकती है। सो क्या हमें कॉन्टीन्यूस या फिर बोलो फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम बाद ब्रेक लेना चाहिए वाइल वी आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। सी the impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16th of a second. This phenomena is called persistent of vision, and this time is called the time of persistent. So जब कोई एक इमेज आपके रेटिना पर लाइट रेज रेटिना पर जाती है तो उसकी जो इमेजेस हैं वो इमीडिएटली वहाँ से गायब नहीं होती है, वो वहाँ पर करीबन कितना 1 सेकेंड का 1/16th पार्ट तक रहती हैं। तो दैट इज नोन एज परसिस्टेंट ऑफ विजन, और जो टाइम पीरियड है दैट इज टाइम ऑफ परसिस्टेंट। सो दैट मीन्स इफ द इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट फास्टर देन 16 इमेजेस पर सेकेंड, द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। अगर जो मूविंग ऑब्जेक्ट की इमेजेस हैं वो हमारी आई पर फ्लैश होती हैं कितने रेट से, 16 इमेजेस पर सेकेंड के रेट से फास्टली होती हैं, तो हमें जब वो आई या हमारी जो आई है वो उस ऑब्जेक्ट को कैसे दिखेगी, मूव होता हुआ दिखेगी। यानी कि जो मूवीज़ हम लोग एक्चुअली वी सी आर एक्चुअली द नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो मूवीज जो हम देखते हैं वो क्या है, बहुत सारी सेपरेट पिक्चर्स हैं जिनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया गया है, तब जाके हम उन्हें देखते हैं, है ना। वो इस तरीके से बनाई जाती है कि टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। यानी कि क्या पर सेकेंड में 24 पिक्चर्स हमारी आइज़ के आगे से मूव करती है, तब जाके वो मूवी का फॉर्मेशन होता है, और दैट इज़ वाई वी सी अ मूविंग पिक्चर, तब जाके हमें वो मूविंग पिक्चर दिखती है। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी शार्पली ऑल ऑब्जेक्ट्स which are located at various distances in front of the eye with the help of set adjusting eye lenses called as power of accommodation। यानी कि जो हमारे आई लेंस की एबिलिटी है ना, जो हमारी ह्यूमन आई की एबिलिटी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो रखे हैं उनको क्या शार्पली देख पाते हैं, है ना, हमारे सेल्फ एडजस्टिंग आई लेंस की वजह से, उसको पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। एक पर्सन जिसका एक नॉर्मल विजन है, कोई डिफेक्ट नहीं है, उसकी जो आई है वो ऑब्जेक्ट पर अकोमोडेट कर सकती हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी लेवल तक, है ना, और उसको बोला जाता है फार पॉइंट ऑफ आर आई। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे भी रखा है तो भी क्या हम उस ऑब्जेक्ट को क्या क्लियरली देख सकते हैं अगर हमारा नॉर्मल विजन है, यानी कि हमारी आई का फार पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन जो नियरेस्ट पॉइंट है एक नॉर्मल ह्यूमन आई का, दैट इज 25 सेंटीमीटर ओनली, है ना, इसको नियर पॉइंट कहा जाता है।
सो नियर पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट किसी भी आई का क्या है? वो पॉइंट जो नियरेस्ट टू द आई है, यानी कि जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है और तब भी आपके रेटिना पे एक शार्प इमेज बन रही है। आई के बहुत क्लोज रखने के बाद भी क्या आपकी शार्प इमेज उस ऑब्जेक्ट की आपकी रेटिना पे बन रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई कहेंगे, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर के आगे रखने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी आईज पे क्या स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है? आई का लोकेशन ऑफ द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट ऑन विच द फुल्ली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मतलब फारदेस्ट ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर रखा है, उसकी लोकेशन को आप फार पॉइंट कहोगे, लेकिन आपको उसकी एक फुल्ली रिलैक्स्ड आई वहाँ पे होनी चाहिए, आप क्या इस पर फोकस कर सके, है ना, आपको वहाँ पे स्ट्रेन ना पड़े, जहाँ तक उसको फार पॉइंट कहा जाएगा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई का कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सो एक नॉर्मल आई क्या होगी? जो ऑब्जेक्ट को चाहे आपका इन्फिनिटी पे रखा हो, लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हो, है ना, इनके बीच में कहीं भी रखा हो, फार पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस के बीच में कहीं भी रखा हो और आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी नॉर्मल आई है। लेकिन कोई भी ऐसी आई जो इन ऑब्जेक्ट को, इन दो पोजीशन के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी आपको क्लियरली वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपकी आई में क्या हो चुका है? डिफेक्ट हो चुका है, आपका विजन डिफेक्टिव हो चुका है। सो एक आई मेनली दो टाइप्स के उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, एंड द सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, विच इज लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ आई है जहाँ पे हम फार यानी कि दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, पास रखे हुए हमको क्लियरली दिखते हैं, है ना, यानी कि सिर्फ नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, तब वहाँ पे आई में जो डिफेक्ट है दैट इज नोन एज मायोपिया। मायोपिक आई क्या होगी? जो सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती। सो वो पॉइंट बियॉन्ड विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्क्रीन इज कॉल्ड द फार पॉइंट, यानी कि जितने दूर तक आपको साफ दिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो आपका फार पॉइंट है। उसके बाद अगर और दूर ऑब्जेक्ट जाता है, आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिक डिफेक्ट, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ तक आपको क्लियरली दिख रहा था, दैट इज योर फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई का वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन मायोपिक आई का इन्फिनिटी नहीं होता है, बल्कि वो डिस्प्लेस हो जाता है थोड़े से शॉर्टर डिस्टेंस पे ही। ठीक है, सो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। इसके रीज़न क्या है? पहला, आई बॉल इलोंगेट हो जाना। ठीक है, जो डिस्टेंस है किसके बीच में? आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो जब डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो फोकल लेंथ जो है लेंस की वो ज़्यादा होने लगती है। इसकी वजह से आई लेंस क्या है? एक शार्प इमेज नहीं बना पाते हैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो आपके रेटिना पर। तो इमेज जो होती है वो आपके आई से मतलब रेटिना से आगे ही बन जाती है, तो इमेज आपको क्लियरली नहीं दिखती है। या फिर सेकंड रीजन है, जब आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो चुकी है, तब वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की क्या नहीं बना पाएगा? एक शार्प इमेज नहीं बना पाएगा ऑन द रेटिना। ठीक है, चलो फिर मायोपिक आई को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो मायोपिक आई या फिर शॉर्ट साइटेड आई को करेक्ट किया जा सकता है एक डाइवर्जेंट लेंस को यूज करके, ऑफ यूजिंग सूटेबल फोकल लेंथ। सूटेबल फोकल लेंथ का यानी कि जिस भी तरीके का जितनी भी आई वीक है मायोपिक में, है ना, उतनी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस, डाइवर्जेंट लेंस यूज करा जाएगा। ठीक है, सो जो लेंस डाइवर्ज करते हैं रेस, मतलब लेंस का काम क्या होता है फिर ये वाले लेंस का, कि वो रेस को डाइवर्ज करता है जैसे वो उसके अंदर एंटर करती है, सो दैट जो रेस है वो जाके फिर कहाँ? अपने आप रेटिना पे जाकर फोकस हो जाती हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज द ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, यानी कि सिर्फ जहाँ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे वहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होगा। हाइपरमेट्रोपिक आई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाती है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं दिखती। तो जो नियर पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? अब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई का क्या है आपका जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो एक हाइपरमेट्रोपिक आई होगी उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या पास रखी हुई चीज़ों को पढ़ना या देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो फारदेस्ट पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं दिख सकता है ना, वो आपका
नियर पॉइंट होगा. सो इफ द ऑब्जेक्ट लाइज एट द पॉइंट नियरर देन दिस पॉइंट द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. अब हाइपरमेट्रोपिया के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सो नंबर 1 रीज़न क्या है कि आई बॉल क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है. तो आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के कहीं पीछे जाके बनती है. और रेटिना क्या फोकस पे नहीं होता है तो इमेज आपको ब्लर दिखती है. दूसरा रीज़न है जब आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या नहीं बन पाती, एक शार्प इमेज नहीं बन पाती है रेटिना पर, है ना. तो वहाँ पे भी इमेज आपकी कैसी हो जाती है, ब्लर हो जाती है. कैसे ऑब्जेक्ट्स की, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की. अब हाइपरमेट्रोपिक आई को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है एट द पोजीशन ऑफ नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन के नियर पॉइंट की पोजीशन पे, सो दैट पर्सन क्या देख सकता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है कितना ही नियर बाई हो. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, रेज को कॉन्वर्ज करते हैं और एक डिस्टिंक्ट इमेज बनाते हैं ऑन दी रेटिना. नेक्स्ट इज कैटरेक्ट. कैटरेक्ट क्या है, तो समटाइम्स यानी कि कभी कभी जो ओल्ड एज में हमारा जो आई का फ्लूइड है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है. एक आई फ्लूइड होता है जो आई के लेंस पे सामने कॉर्निया पर डिपॉजिट होने लगता है और हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है आई लेंस की उसको इफेक्ट करने लगता है. इस वजह से इस डिफेक्ट को कैटरेक्ट कहा जाता है. एक ऐसा पर्सन जिसको कैटरेक्ट डिफेक्ट होगा उनको इमेजेस क्या दिखेंगी, ऑब्जेक्ट की ब्लर दिखेंगी. ठीक है, तो कैटरेक्ट को सही किया जा सकता है सर्जिकली ओनली. ठीक है, यानी कि सर्जरी के थ्रू क्या उस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है सो दैट वहाँ पे क्या हो, ऑब्जेक्ट लाइट रेज प्रॉपर्ली एंटर करें और इमेजेस ब्लर ना दिखें. ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं और फार वाले नहीं दिखते क्लियर. कोई भी हो ऑब्जेक्ट, चाहे नियर बाय हो चाहे फार डिस्टेंस पर रखा हो, लेकिन दिखेगा ब्लर ही, बिकॉज जो आई का सामने कॉर्निया वाला पोर्शन होता है वाइट वाला, वो किसकी वजह से कवर हो चुका है, आई फ्लूइड ने उसको कवर कर लिया है, जिसकी वजह से आई रेस प्रॉपर्ली एंटर नहीं कर रही है और इमेजेस ब्लर बन रही है. तो आई सर्जन क्या करते हैं, आई सर्जन ये जो लेयर है जो डिपॉजिट हो चुकी है उसको स्क्रैच करते हैं. फेसो इमल्सिफिकेशन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कैटरेक्ट जैसे डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए आई है. इस टेक्नोलॉजी में जो आई लेंस है जहाँ पर मतलब डिपॉजिट हो चुका है वो फ्लूइड, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल लेंस से. कितना 20 to 25 मिनट्स का टाइम लगता है एक आई को ट्रीट करने के लिए. नेक्स्ट इज विजुअल इम्पेयरमेंट. कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, इनको हम विजुअली चैलेंज पीपल या ब्लाइंड पीपल कहते हैं. ब्लाइंडनेस 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है क्योरेबल, एक होती है इनक्योरेबल. क्योरेबल ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो विजन है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर मतलब लॉस्ट भी हो जाता है अगर कॉर्निया क्लाउडी हो जाए, क्या किसी डिजीज़ की वजह से, इंजरी की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से, जिससे क्या होता है लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है कॉर्निया के थ्रू और इसको हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं. सो एक कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन क्या होगा, उनको क्या अपनी जो साइट है, विजन है, वो वापस मिल सकता है. तो लॉस्ट साइट क्या रिस्टोर करी जा सकती है मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू, जिसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, है ना, या फिर कॉर्नियल ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे जो डैमेज कॉर्निया होता है उसको एक नए और एक अच्छे कॉर्निया के साथ क्या रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि यूजुअली आई डोनेशन के थ्रू होता है. ठीक है, लेकिन जो परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है उसमें क्या होता है, जो इमेजेस रेटिना पे बनती हैं वो ट्रांसमिट नहीं होती ब्रेन तक, है ना, मतलब रेटिना तक गई लेकिन ब्रेन तक नहीं जा पाती हैं इमेजेस, तो पर्सन को क्या नहीं दिखेगा. तो इस परमानेंट ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं होता है. तो जो ब्लाइंड पीपल है ना, जिनका मिसिंग सेंस है, तो हैज़ टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद द remaining senses. Effort is afoot to provide aid to such people and give them access to computer through the use of hearing or touch. तो अब ऐसे लोगों को क्या बाकी सारे सेंसेस को ही अपना यूज़ करना पड़ता है, सब जाके उन्हें अपने सराउंडिंग्स की चीज़ें क्या होती हैं महसूस हो पाती हैं, एफर्ट करना पड़ता है ना. ये ऐसे लोगों को एड्स प्रोवाइड किया जाता है, कंप्यूटर्स में एक्सेस इनको दिया जाता है सो दैट ये प्रॉपरली हेयर कर सकें, टच कर सकें. 1820 में भी लुइस ब्रेली थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था, जिससे एक ब्लाइंड पर्सन क्या कर सकता है, रीड कर सकता है यूटिलाइज करके अपनी रेसिडुअल एबिलिटीज़ को. ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्सन विद विजुअल हैंडीकैप्स हैव यूज्ड ब्रेली एज अ प्राइमरी मीन्स टू रीड द इंफॉर्मेशन. पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग विजुअली हैंडीकैप्ड थे वो क्या इसी ब्रेली सिस्टम को यूज़ करते हैं, तब जाके वो सभी इंफॉर्मेशन को रीड कर पाते हैं. नाउ व्हाई आर सम पीपल अनेबल टू सी. अब कुछ लोग कैसे मतलब अनेबल होता है, कैसे वो नहीं देख पाते, परमानेंट जो ब्लाइंडनेस है वो किस वजह से होती है.
So blindness क्या है? Total या partial inability to see. It can be described in various ways. People who are totally blind cannot tell light from dark. Those who are partially blind have some sight that may be useful for a certain purpose. People born unable to see are congenitally blind. Others lose their sight because of disease or injury and become victims of acquired blindness. Diseases cause about 95% of all blindness and injuries cause the rest. So blindness क्या है? Total भी हो सकती है, partial भी हो सकती है. यानी कि जब आप पूरी तरीके से या तो आप जिसको नहीं देख पा रहे हो या पार्शियली नहीं देख पा रहे हो, इस सिचुएशन को ब्लाइंडनेस कहा जाता है. अब जो लोग टोटली ब्लाइंड होते हैं उनको क्या मतलब, वो नहीं देख सकते कि लाइट है या डार्क है, उन्हें कुछ नहीं दिखता. लेकिन जो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं उनके कुछ थोड़ी बहुत साइट होती है जो कहीं ना कहीं उनके कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए यूजफुल होती है. अब वो लोग जो कॉन्जेनिटली ब्लाइंड होते हैं, है ना, मतलब जो देख नहीं पाते उनको हम कॉन्जेनिटली ब्लाइंड बोलते हैं. और जो अपनी साइट को लूज कर देते हैं किसी डिजीज, इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से, वो एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस के विक्टिम्स हो जाते हैं. तो डिजीजेस जो है वो अबाउट 95% ज़्यादातर ब्लाइंडनेस करती हैं, बाकी सारी जो इंजरीज की वजह से होता है. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन का क्या रोल है इन रिलेशन टू ब्लाइंडनेस. सी, हर एक इंडिविजुअल को एक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए सो दैट क्या हो, एक प्रॉपर ग्रोथ और उनकी बॉडी की हेल्थ बनी रहे. बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो वांट ऑफ एडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट, यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से होती है, जिसमें कि एक डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस. ये भी एक डिजीज़ है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है. सो एक पर्सन जो नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करता है उनको क्या डिम लाइट में नहीं दिखता. स्पिनच, कैरेट, कॉड लिवर, ऑयल, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, घी, ये सब ऐसे सोर्सेज हैं जो विटामिन ए में रिच होते हैं. फ्रूट्स भी हैं जैसे कि पपाया एंड मैंगो, ये भी विटामिन ए में रिच होते हैं. सो पर्सन जिनका वीक विजन है उनको ये सभी सब्सटेंसेस लेने चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में सो दैट क्या हो, उनका ये डिफेक्ट क्योर किया जा सके. नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रेली. ब्रेली क्या है? मोस्ट पॉपुलर सोर्स किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या था? ब्रेली. ब्रेली क्या है? एक कोड है, स्मॉल रेज डॉट ऑन पेपर दैट कैन बी रीड बाय टच, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर पे छोटे छोटे डॉट्स हैं जो उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है सो दैट जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो उनको टच करके पहचान सकें. लुइस ब्रेली 15 ईयर के ओल्ड ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट थे जिन्होंने ये डेवलप किया था एक रेज डॉट रीडिंग सिस्टम 1824 में, है ना. ये जो आइडिया इनके पास आया था वो डॉट कोड से आया था जो कार्डबोर्ड पे पंच है कैप्टन चार्ल्स बारबियर ने यूज़ किया था अपने सोल्जर्स को मैसेजेस सेंड करने के लिए एट दी नाइट. वहाँ से उन्हें ये आइडिया मिला. तो लुइस ब्रेली कब बॉर्न हुए थे? जनवरी 4, 1809 में, एक छोटे से गांव में जो पेरिस के पास है. ये क्या थे? एक ब्लाइंड फ्रेंच मैन थे जिन्होंने ब्रेली सिस्टम इन्वेंट किया, है ना, प्रिंटिंग और राइटिंग के लिए फॉर द ब्लाइंड पर्सन. सो उन क्या हुआ था कि एन एक्सीडेंट एट द एज ऑफ 3 फॉलोड बाय अ सीरियस इन्फेक्शन लेफ्ट हिम ब्लाइंड, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो 3 साल के थे, है ना. उसके बाद एक सीरियस इन्फेक्शन उनको हो गया जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए, है ना. फिर उन्होंने क्या एक रॉयल इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड यूथ, है ना, ज्वाइन किया जब वो 10 ईयर्स के थे. तो ब्रेली क्या थे? एक अच्छे स्टूडेंट थे, स्पेशली साइंस एंड म्यूज़िक के, है ना. इंस्टीट्यूट में रहे वो वहाँ पे एज अ टीचर ऑल्सो. वहाँ उन्होंने ये रीडिंग सिस्टम को डेवलप किया. इन्होंने क्या यूटिलाइज़ किया? जो लेटर्स को रीड करने के लिए पेपर पे रेज डॉट को क्या किया? यूटिलाइज़ किया. फिर 1829 में ब्रेली ने पब्लिश करा एक डॉट सिस्टम, है ना. बेसिक मतलब किस पे बेस था? ये सेल ऑफ 6 डॉट पे बेस था. वहाँ से 63 पॉसिबल अरेंजमेंट डॉट्स के किए गए. ब्रेली ने क्या एक अल्फ़ाबेट, डिवाइस, पंचुएशन मार्क, न्यूमरल्स एंड नोटेशन फॉर म्यूजिक भी क्या किया? डेवलप किया. ब्रेली का जो कोड था वॉज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड एट वंस. पहले तो इस कोड को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला सभी रिटन लैंग्वेजेस के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस एंड कंप्यूटर नोटेशन. तो ब्लाइंड पीपल जितने भी होते हैं वो ब्रेली को रीड कर पाते हैं. कैसे? उन डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को ऐसे रन करके, है ना. वो ब्रेली लिख भी पाते हैं. C6 की मशीन जो होती है एक ब्रेली राइटर, उसके थ्रू, है ना, या फिर स्टाइलस के थ्रू एक स्मॉल मेटल या प्लास्टिक के स्लिप पे.
सर जो ब्रेली की बुक्स हैं वो भी क्या प्रेस्ड है मेटल प्लेट से, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको स्टेम किया गया है दोनों ही साइड पे पेपर के, किसके थ्रू, एक मेथड के थ्रू जिसे हम इंटर पॉइंटिंग कहते हैं। डॉट्स ऑन वन साइड ऑफ द पेज डू नॉट इंटरफेस विद दोज ऑन द अदर, है ना, उनके क्या एक साइड पे जो डॉट्स हैं वो दूसरे पे इंटरफेस नहीं करते हैं। अर्ली 1960s में पब्लिशर्स ने क्या किया, उनके कंप्यूटर्स को यूज़ करना शुरू किया, क्या करने के लिए, ब्रेली बुक्स को पब्लिश करने के लिए। जो टेक्स्ट है उनको टाइप किया जाता है कंप्यूटर पे, है ना, जो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। कंप्यूटर फिर क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है रेस्ड ब्रेली फिगर्स में एक पेपर के ऊपर या फिर मेटल के प्लेट्स के ऊपर, सो दैट उसको प्रेस करके यूज़ किया जा सके। एक और मेथड है जिसमें वैक्यूम ब्रेली फॉर्मर है, जो क्या करता है, हैंड ट्रांसक्रिप्ट ब्रेली पेजेस को डुप्लीकेट करता है प्लास्टिक शीट्स पर और फिर उनको क्या वॉल्यूम्स में बाउंड किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे क्या थे इन्वेंशंस किए गए, और जो ब्लाइंड पीपल थे उनके रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें क्या करी गई, बाय यूजिंग ब्रेली कॉन्सेप्ट बनाई गई, सो दैट सभी जिससे ब्लाइंड पीपल हैं वो रीड कर सके और राइट कर सके। एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू। विल मीट यू से वेरी सून विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।